जय हिंद दोस्तों। आज है 13 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में जो डीजल का यूज होता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। दोस्तों, जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि जो विंड टरबाइन होता है, जो हवा से हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और जो सौर ऊर्जा से एनर्जी उत्पन्न करते हैं, इन सबको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। यानी ऐसी ऊर्जा, ऐसे यानी सोर्स एनर्जी के जो सतत हों, जो हमेशा चलते रहें, तो इसी को बोलते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी। तो कब तक केंद्र सरकार जो किसी क्षेत्र में डीजल का यूज करते हैं, जिससे सिंचाई करते हैं, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में रिप्लेस करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है, और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन बनाने की सरकार की योजना है। नेट जीरो एमिशन मीन्स जितने हम एमिशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम मान लीजिए कि हम डीजल यूज कर रहे हैं, जिससे उसे एमिशन हो रहा है, उनको हम पूरी तरह से कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लें, उसको ख़त्म कर दें। उन्हीं को बोलते हैं नेट जीरो एमिशन। तो 2070 तक करेगा, लेकिन 2024 तक सरकार ने टारगेट रखा है कृषि क्षेत्र में जो डीजल यूज होता है सिंचाई करने में, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उसके तहत एक योजना है पीएम कुसुम योजना, जो कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके तहत होता क्या है कि सौर ऊर्जा के हम यूज से कृषि को सिंचाई करते हैं। जो मोटर चलते हैं, पंप सेट लगते हैं किसी क्षेत्र में, जिससे हम सिंचाई करते हैं, उसको हम ना डीजल से यूज करके, ना इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके, डायरेक्ट हम सोलर एनर्जी से यूज करके चलाते हैं। तो इससे एक रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा इससे एनर्जी से। अगला क्वेश्चन है, म्यूज एंड हेलियोस्वार्म किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? म्यूज एंड हेलियोस्वार्म किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? इसरो का है, या जाक्सा, नासा, या रोस्कोमास? दोस्तों, भी हाल ही में नासा के म्यूज मिशन और हेलियोस्वार्म मिशन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब है क्या, 10 फरवरी 2022 को नासा ने सूर्य की गतिशीलता, लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण और सूर्य पृथ्वी कनेक्शन पर हमारी समझ में सुधार के लिए 2 विज्ञान मिशनों, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर यानी म्यूज और हेलियोस्वार्म का चयन किया है। जो म्यूज मिशन है, इससे वैज्ञानिक सूर्य की जो कोरोना ताप है, जो सबसे नज़दीकी लेयर है सूर्य का बाहरी वातावरण में, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसको इस मिशन से वो उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ है जो इतना गर्म होती है। और हेलियोस्वार्म मिशन, यह मिशन नव अंतरिक्ष यान का एक तारामंडलीय झुंड है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ साथ सौर पवन की गति के पहले मल्टी स्केल इन स्पेस को माप को ज्ञात करने में लॉन्च किया जाएगा, जिसे सोलर विंड टर्बुलेंस कहते हैं। अब पिक्चर में देखें, ये हो गया सूर्य, और ये जो भाग है कोरोना है, सबसे जो गर्म होता है भाग कोरोना। इसी को पढ़ने के लिए जो लॉन्च किया गया है म्यूज मिशन। और इसके बाहर जो होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर टर्बुलेंस होता है, सोलर विंड टर्बुलेंस। इसके लिए किया गया हेलियोस्वार्म मिशन। यानी इसका सही आंसर जो होगा, जो म्यूज और हेलियोस्वार्म मिशन किया गया लॉन्च, ये किया गया है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोआला एक शाकाहारी जानवर है, किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, कनाडा में, या चीन में? दोस्तों, जो कोआला है ये लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया, यानी अब इसकी जो जनसंख्या बहुत कम हो गई है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया। पहले ये था वल्नरेबल था, खतरा था लेकिन कम था, लेकिन अब इसको खतरा बढ़ गया है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज को डिक्लेयर कर दिया है। इसकी बात करें तो एक शाकाहारी जानवर है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, और यह लंबे समय तक सूखे प्रभाव के कारण, और काफ़ी कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज़ में देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर आग लग गई थी। इसकी वजह से काफ़ी इनके घरों को नुकसान हुआ था, काफ़ी मर भी गए थे। ये जो कोआला प्रजाति के जानवर हैं, तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोआला शाकाहारी जानवर है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? री इमेजिनिंग
हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएसएड या आयुष मंत्रालय, नीति आयोग या हेल्थ मंत्रालय? दोस्तों नीति आयोग ने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है। और ये जो जारी किया गया है इसमें ये दिखाता है रिपोर्ट कि जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राज़ील, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों में इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम पे देखभाल में खर्च सबसे कम करता है। इसी रिपोर्ट में इस चीज़ को दिखाया गया है और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। ब्रिक्स मैंने बता दिया, ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं, देश हैं, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये टोटल 5 देश हैं ब्रिक्स में। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो है नीति आयोग जारी करता है इस रिपोर्ट को। किस देश के वैज्ञानिकों ने रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए एआई बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिक ने एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है? फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के या यूएसए के? भारत के वैज्ञानिकों ने ग्रहों पर रहने योग्य खोजने के लिए एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है। इंडिया के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस तरीक़ों को खोजा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इंडिया, भारत के वैज्ञानिकों ने इस तरह से इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? इसरो का है, जाक्सा, नासा या रोस्कोमास? जो दोस्तों जो इसरो है इंडिया का है, जाक्सा जापान का है, नासा का जो है यूएसए अमेरिका का है और रोस्कोमास जो है रसिया का है स्पेस मिशन। जिस तरह हमारे देश में इसरो काम करता है स्पेस एजेंसी में, जो भी हम अंतरिक्ष में खोज करते हैं, उसी तरह से जाक्सा जापान का है और नासा जो है ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है और रोस्कोमास रसिया का है या रूस का है। अभी हाल ही में जो ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ये तो लॉन्च किया गया था सूर्य की जो कोरोना है उसको स्टडी करने के लिए, जो उसका नज़दीकी पार्ट है, और अभी तक सबसे नज़दीक जाने वाला यही मिशन है। सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब है। लेकिन हाल ही में इसने एक और अजीब काम किया है। अभी इसने जो शुक्र ग्रह है उसकी तस्वीर कैद किया है। तो काफ़ी पहले वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी तस्वीर लेने के लिए, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने उसकी फ़ोटो नहीं ले पाई है शुक्र ग्रह की। लेकिन अभी जो पार्कर सोलर प्रोब था, इसने बहुत आसानी से एक पिक्चर ले लिया। ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, तो इसीलिए न्यूज़ में है। यानी पार्कर सोलर प्रोब जो है ये किसका मिशन है? ये है नासा का मिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, आप देख सकते हैं ये पार्कर सोलर प्रोब है, इसने सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला नासा का मिशन बन गया है। और एक कोरोना ही इसी का स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन इसने अभी शुक्र ग्रह का भी एक तस्वीर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में, फ्रांस में, यूएसए में या इंग्लैंड में? दोस्तों अगर हम थोड़ी इसके बारे में जानकारी देखें डिटेल में, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा की गई थी और इसके द्वारा अप्रैल 1946 में इसका आरंभ किया गया था काम को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में है और एकमात्र ऐसा संस्थान है। 6 जो यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रमुख आर्गन हैं, कौन कौन से हो? एक हो गया इसमें कि सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, सेक्रेटरीट और जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, और होता है ट्रस्टशिप काउंसिल, जनरल असेंबली हो गया, और एक हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जो 6 हैं, 6 में से सिर्फ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए से बाहर है, न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है, और सभी के 5 के न्यूयॉर्क सिटी में है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में एक हेग सिटी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें यहाँ जो जज होते हैं, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है वो इनको चुनते हैं। 9 वर्ष कार्य के लिए इनको चुना जाता है। जो इनकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी है और फ्रेंच है, 2 इनकी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच में काम करते हैं। टोटल 15 जज होते हैं और सभी जो विश्व में जितने कॉन्टिनेंट हैं वहाँ सभी से लिए जाते हैं थोड़े थोड़े,
2-3 लिए जाते हैं। अफ्रीका से बात करें 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2। टोटल हो गए 3, 2 5, 3 8, 5 13 और 2 15, टोटल 15 जज होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में हेग एक सिटी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है कि हेग नीदरलैंड में है, USA में या फ्रांस में है? दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, तो इसको वर्ल्ड वार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके टाइम पे इसको सेटअप किया गया था और एक ट्रीटी हुई थी वर्साइल की 1919 में, उसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि 1946 में सेटअप किया गया था। 1946 में ये पहली यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी और इसने नोबेल पीस अवार्ड 1969 में पाया था। और ये पहली एक ऐसी एजेंसी है जो 3 इसमें स्टेक होल्डर होते हैं, 3 पार्टी होती हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज और वर्कर, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एक रिपोर्ट जारी करती है, दूसरा ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला एक क्वेश्चन है, स्विफ्ट कोड क्या है? दोस्तों आप न्यूज़ सुने होंगे, नीरव मोदी के बारे में जानते ही होंगे आप, जिन्होंने PNB के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया था, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने लेकर भाग गए, अभी तक बाहर हैं देश से। तो उन्होंने स्विफ्ट कोड की मदद से ही ये इसने जो किया था घपला, इसी वजह से किया था स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता क्या है? एक मैसेजिंग नेटवर्क होता है जो कि यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में लेन देन के लिए यूज़ किया जाता है स्विफ्ट कोड। इसी के लूप हॉल की वजह से इसने जो है PNB में घोटाला किया था, इसीलिए न्यूज में था पहले। तो स्विफ्ट कोड क्या है? एक मैसेजिंग नेटवर्क है, इससे मैसेज यूज किया जाता है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे के लेन देन के लिए ये स्विफ्ट कोड की यूज किया जाता है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी न्यूज में है और अब देखना है संविधान में कौन से आर्टिकल में और कौन से पार्ट में रखा गया है। दोस्तों हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है जो कि इनफोर्सेबल होता है। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक है DPSP सॉरी, लेकिन जो DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, देश के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होते, यानी डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इनको इन्फोर्स करने के लिए। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो DPSP के अंदर रखा गया है आर्टिकल 44 में, जो कि DPSP आता है संविधान के पार्ट 4 में इनको रखा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया 44 आर्टिकल में और पार्ट 4 रखा गया है और DPSP के अंदर आता है। 4 धाम प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्लेस हैं? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CACA एक किन किन 2 देशों के बीच एग्रीमेंट है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि 2 देश आपस में समझौता करते हैं कि हम आपके देश में व्यापार करेंगे और आप मेरे देश में व्यापार करेंगे, तो एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तभी जो हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।